हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CSR स्क्वायर। आज हम सेल बाय मैं हूं आपकी एजुकेटर सौम्या और आज हम सेल सेकंड यूनिट सेल बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है साइटोस्केलेटन। साइटोस्के सबसे पहले हम समझते हैं कि साइटोस्केलेटन वर्ड अपने आप में किसको बताता है। सबसे पहले हम वर्ड के थ्रू समझेंगे। तो साइटो मतलब होता है सेल। जब भी आप साइटो वर्ड सुनेंगे इसका मतलब होता है सेल। स्केलेटन होता है ढांचा। ढांचा यानी ढांचा, जैसे कि हमारी बॉडी होती है तो बॉडी में जो स्केलेटन होता है वो सेल को, जो हमारी बॉडी है उसको शेप प्रोवाइड करता है। ऐसे ही जो सेल का स्केलेटन होता है वो सेल को उसका शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है उसकी साइटोस्केलेटन की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, कौन कौन से फंक्शंस हैं, उसका कंपोजिशन, और उसके बाद आज हम पार्ट 1 में डील करेंगे माइक्रोफिलामेंट, जिसको हम एक्टिन माइक्रोफिलामेंट भी बोलते हैं। तो सेकेंड पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज साइटोस्केलेटन? तो साइटोस्केलेटन की डेफिनेशन कहती है कि द साइटोस्केलेटन इज डायनेमिक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट। डायनेमिक का मतलब होता है जो फ्रीक्वेंटली चेंज हो। तो साइटोस्केलेटन डायनेमिक नेटवर्क होता है प्रोटीन फिलामेंट का, और जो कि प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल। और ये हमको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि ये किसमें प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनका वेल डेवलप्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसलिए जो साइटोस्केलेटन है वो किसमें हमको देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलता है। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, शेप मेंटेन करता है और ऑर्गेनाइजेशन करवाता है सेल का। और सेल की वेरियस एक्टिविटीज में भी इसका रोल देखने को हमको मिलता है। तो साइटोस्केलेटन एक डायनेमिक नेटवर्क हुआ जो कि क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेल को उसका शेप प्रोवाइड कर रहा है। एंड स्पेसिफिकली ये किस में प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो फंक्शंस क्या है साइटोस्केलेटन के? साइटोस्केलेटन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टू रेजिस्ट फोर्स। कोई किसी भी प्रकार से अगर आपको किसी ने मारा और आपको आपकी बॉडी का शेप चेंज नहीं हो रहा है, वो शेप क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि जो सेल्स है वो क्या कर रहे हैं, इस फोर्सेस जो है उनको रेजिस्ट कर रहे हैं और सेल का शेप मेंटेन करके रखते हैं। इसलिए अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार के फोर्स या कोई भी आपको मारता है तो भी इसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है शेप में। फिर सेकंड इसका फंक्शन आता है सेल्यूलर मूवमेंट। ये सेल्स का मूवमेंट कराने में भी हेल्प करता है। सेल का शेप तो मेंटेन करता ही है, साथ में सेल का मूवमेंट करवाता है, जैसे कि सेल का माइग्रेशन करवाता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में अभी हम पढ़ेंगे माइक्रोफिलामेंट में कि किस तरीके से एक्टिन मायोसिन फिलामेंट जो होते हैं वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। फिर मूवमेंट ऑफ सीलिया और फ्लैजिला के थ्रू भी जो मूवमेंट होता है उसको भी साइटोस्केलेटन ही रेगुलेट करता है। फिर इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, इंट्रासेल्यूलर यानी सेल के अंदर ही जो ट्रांसपोर्टेशन चलता है उसे इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट कैसे करवाता है, ये हाईवे की तरह एक्ट करता है। जैसे हाईवे में व्हीकल्स एक तरफ से दूसरी तरफ मूवमेंट करती है, ऐसे ही ये जो है साइटोस्केलेटन ऑर्गेनल्स का, वेसाइकल्स का और प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन इसका आता है सेल का डिवीजन करवाना। सेल डिवीजन में ये माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन करने में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये हेल्प करता है। स्पेसिफिकली इसमें आ जाता है अपना माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट फंक्शन इसका ऑर्गेनाइजेशन करवाता है ऑर्गेनल्स का। ये ऑर्गेनल्स को प्रॉपर पोजीशन में रखने का भी काम करता है। जैसे कि ऑर्गेनल्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाने में मदद करता है, उसी तरह ऑर्गेनल्स की प्रॉपर पोजीशनिंग के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है मेंटेन करता है सेल शेप को। ये अभी हमने देखा कि सेल के शेप को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और सेल कोलैप्स ना हो इसका भी ध्यान साइटोस्केलेटन ही रखता है। तो इसमें हमने साइटोस्केलेटन की डेफिनेशन पढ़ ली कि किस तरीके से ये एक प्रोटीन फिलामेंट होता है, उसका नेटवर्क होता है जो कंटिन्यूसली चेंज होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। और इसके हमने ये फंक्शंस देखे कि किस तरीके से ये सपोर्ट करता है सेल को, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ये सारे फंक्शंस हमने
देख लिए। अब इसके कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन देखते हैं तो साइटोस्केलेटन जो होता है वो तीन प्रोटीन फिलामेंट्स का बना हुआ होता है। तीन टाइप के प्रोटीन फिलामेंट्स कौन कौन से हैं? माइक्रोफिलामेंट, जिसको हम एक्टिन माइक्रोफिलामेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है माइक्रोट्यूब्यूल, और थर्ड आता है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट। इस तरीके से साइटोस्केलेटन तीन जो प्रोटीन फिलामेंट्स हैं उनसे कंपोज होता है। इनका स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये इस तरीके से थ्रेड लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक नेटवर्क बना रहे हैं, ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक्टिन फिलामेंट ये इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। अब इसके आगे हम इसका स्ट्रक्चर्स वगैरह आगे हम डिस्कस करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये। इसमें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल की, तो माइक्रोट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? हॉलो ट्यूब विद अ वॉल कंसिस्टिंग ऑफ टिपिकली 13 प्रोटोफिलामेंट्स। जो माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और ये किससे कंपोज होता है? प्रोटोफिलामेंट से कंपोज होता है, और वो भी कितने? 13 प्रोटोफिलामेंट से। फिर इसके डायामीटर की बात करें तो डायामीटर इसका होता है 25 नैनोमीटर। मोनोमर्स की बात करें, सिंस ये पॉलीमेरिक फॉर्म है, तो मोनोमर्स इनके होते हैं अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन, ये मोनोमर है। और इसका फिर जब पॉलीमराइजेशन होता है तो इस तरीके से हमको हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है माइक्रोट्यूब्यूल का। फिर पोलैरिटी की बात करते हैं, तो जब इनमें पॉलीमराइजेशन होता है, मोनोमर्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स बनाते हैं। तो जब पॉलीमर्स बनते हैं तो इस तरीके से हमको पोल्स देखने को मिलते हैं, जिनको पोलैरिटी बोला जाता है। एक साइड हमको पॉजिटिव एंड देखने को मिलता है और एक साइड हमको नेगेटिव एंड देखने को मिलता है। फिर न्यूक्लियोटाइड सबस्ट्रेट की बात करें तो ये जो जीटीपी है वो उसमें न्यूक्लियोटाइड सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स में। फंक्शंस की बात करें इसके, तो साइटोसोलिक माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, जो साइटोसोल में प्रेजेंट है, वो कौन कौन से फंक्शंस करवाते हैं? सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनिमल सेल शेप एंड पोलैरिटी। ये क्या करते हैं? एनिमल सेल के शेप के लिए और पोलैरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। फिर नेक्स्ट फंक्शन इसका है क्रोमोसोम का मूवमेंट करवाना। क्रोमोसोम का मूवमेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स करवाते हैं। अपन आगे इसका डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स रोल प्ले करते हैं क्रोमोसोम के मूवमेंट करवाने में। फिर नेक्स्ट आता है इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट या ट्रैफिकिंग एंड मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। ये सेल ऑर्गेनल्स का इंट्रासेल्यूलर तरीके से क्या करवाते हैं? ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करते हैं। फिर एक्सोनीमल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो सेल की मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये फंक्शंस थे किसके? माइक्रोट्यूब्यूल्स के। माइक्रोट्यूब्यूल्स में हमने देखा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हॉलो ट्यूब लाइक होता है, 13 प्रोटोफिलामेंट्स का बना हुआ होता है। इसका जो डायामीटर होता है वो 25 नैनोमीटर है। अल्फा ट्यूब्यूलिन, बीटा ट्यूब्यूलिन इसके मोनोमेरिक फॉर्म है और आगे जाके वो क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। फिर इसमें प्लस माइनस एंड है और ये जीटीपी इसका न्यूक्लियोटाइड सबस्ट्रेट है और इसके ये फंक्शंस हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? माइक्रोट्यूब्यूल की, ओ माइक्रोफिलामेंट की। तो माइक्रोफिलामेंट क्या होता है? दो इंटरट्वाइंड चेन्स होती है किसकी? एफ एक्टिन की। एफ ये इस तरीके से हेलिकल, जैसे डीएनए का हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और दो स्ट्रैंड्स देखने को मिलती है, इसी तरह से माइक्रोफिलामेंट में भी दो एफ एक्टिन होते हैं जिनकी चेन हमको इंटरट्वाइंड देखने को मिलती है और हेलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब इसके डायामीटर की बात करें तो डायामीटर इसमें होता है 7 नैनोमीटर का, इसका डायामीटर होता है। फिर इसमें मोनोमर जो होते हैं वो जी एक्टिन का मॉलिक्यूल होता है, जो कि किसकी तरह सर्व करता है? एज मोनोमेरिक मॉलिक्यूल। फिर इसमें भी पोलैरिटी देखने को मिलती है, क्योंकि जी एक्टिन, बहुत सारे जी एक्टिन मिलके एफ एक्टिन बनाते हैं और एफ एक्टिन का जो पॉलीमर वाली जो चेन बनती है उसमें भी दो पोल्स देखने को मिलते हैं, और जो एक पोल होता है जो कि प्लस एन की तरह काम करता है और एक होता है माइनस एन। यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है वो है एटीपी।
मसल, फिर इसके फंक्शंस की बात करें तो ये किसमें रोल प्ले करता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन में। माइक्रोफिलामेंट को एक्टिन माइक्रोफिलामेंट भी बोला जाता है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक्टिन मायोसिन का रोल होता है। फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है। सेकंड है, ये सेल का लोकोमोशन भी करवाता है, ये सेल के लोकोमोशन में हेल्प करता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह हमको ट्रांसपोर्ट करना रहता है, तो उसका स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग करवाने में भी किसका रोल होता है? माइक्रोफिलामेंट का। साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिविजन, ये भी कौन करवाता है? माइक्रोफिलामेंट। फिर मेंटेनेंस ऑफ एनिमल सेल शेप का मेंटेनेंस यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल भी कर रहे थे, और कौन करते हैं? माइक्रोफिलामेंट भी सेल शेप को मेंटेन करते हैं। फिर इंट्रासेल्यूलर ट्रैफिकिंग में भी माइक्रोफिलामेंट हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से हमने माइक्रोफिलामेंट के बारे में ये पढ़ा कि माइक्रोफिलामेंट इंटरट्वाइंड चेन्स होती हैं एफ एक्टिन की, जिसका डायामीटर 7 नैनोमीटर होता है। जी एक्टिन इनके मोनोमर होते हैं, और जब ये पॉलीमराइज हो जाते हैं तो इनमें दो एंड्स देखने को मिलते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंड, एक होता है नेगेटिव एंड। और इनके जो फंक्शंस हैं वो इस तरीके से हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में, साइटोकाइनेसिस में, सेल के लोकोमोशन में, और सेल शेप मेंटेनेंस में भी हेल्प करते हैं। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करते हैं। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटोफिलामेंट से ही मिलके बनता है, पर यहाँ पे प्रोटोफिलामेंट कितने हो जाते हैं? 8 प्रोटोफिलामेंट्स जॉइन टू एंड विथ एंड टू फॉर्म स्टैगर्ड ओवरलैप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनका डायामीटर होता है 8 से 12 नैनोमीटर के बीच में। इसमें जो इनका मोनोमर होते हैं वो 6 क्लासेस ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि आप आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें डेस्मिन, वाइमिंटिन, ये सारे 6 क्लासेस होते हैं प्रोटीन्स के, जिससे कंपोज्ड होते हैं। इनकी पोलैरिटी देखने को नहीं मिलती है। फिर इनमें न्यूक्लियोटाइड सबस्ट्रेट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि जीटी माइक्रोट्यूब्यूल में जीटीपी और माइक्रोफिलामेंट में एटीपी थे, पर यहाँ पर आपको न्यूक्लियोटाइड सबस्ट्रेट देखने को नहीं मिलता है। इसका फंक्शंस की बात करें तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने में इंटरमीडिएट फिलामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये भी सेल के शेप को मेंटेन करता है। फिर नेक्स्ट फंक्शन इसका फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लेमिना एंड स्कैफोल्डिंग, ये न्यूक्लियर लेमिना का फॉर्मेशन करता है। फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ नर्व सेल एक्सॉन्स, नर्व सेल्स के जो एक्सॉन्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करने में भी मदद कौन करता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। और ये माइक्रोफाइब्रिल्स को भी क्या करता है? रजिस्टर या डेस्मिन्स के फॉर्म में रजिस्टर करके रखने का काम करता है। तो हमने ये इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में पढ़ा कि इंटरमीडिएट फिलामेंट 8 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बना है। इसमें इसका डायामीटर 8 से 12 नैनोमीटर के बीच का होता है। इसकी जो इसमें किसी भी टाइप का न्यूक्लियोटाइड सबस्ट्रेट नहीं है। इसके फंक्शंस की बात करें तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इंटरमीडिएट फिलामेंट का होता है, और ये फॉर्मेशन करता है किसका? न्यूक्लियर लैमिना का। अब नेक्स्ट, सिंस ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें बहुत सारे हमने इसके फंक्शंस देखे, एक क्रिस्प फॉर्म में हमको देखने को मिल गया एक ओवरव्यू माइक्रोफिलामेंट का, माइक्रोट्यूब्यूल्स का और इंटरमीडिएट फिलामेंट का। तो अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि CSIR नेट में देखने को मिला है। तो 2 मिनट का टाइम है, आप सब सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन पूछा है कि सेल्स आर फिजिकली लिंक्ड टू वन अनदर थ्रू एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स थ्रू देयर साइटोस्केलेटन एंड दिस इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये थ्योरी दी हुई है।
फिर मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स हैव 3 टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स। ये हमको पता है कि एनिमल सेल्स के पास 3 टाइप के साइटोस्केलेटल सिस्टम्स होते हैं, ये अभी हमने देखा है। फिर विच आर लिस्टेड इन कॉलम ए में हमको दिया है जो साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स दिए हैं 3 टाइप के। फिर बोला है कि विच आर द पॉसिबल फंक्शंस आर लिस्टेड इन कॉलम बी, जो कॉलम बी है उसमें इनके फंक्शंस दिए हुए हैं। अब हमको देखना है, यहाँ पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच, इसके लिए कौन सा करेक्ट मैच होगा। सबसे पहले देखते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट में अभी हमने लास्ट वाली स्लाइड में देखा था कि इंटरमीडिएट फिलामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने में, मैकेनिकल स्ट्रेंथ में। तो इसका ऑप्शन होगा इंटरमीडिएट फिलामेंट का। देखते हैं, जैसे पहला ऑप्शन दिया है डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल सरफेस एंड नेसेसरी फॉर सेल लोकोमोशन, नहीं ये नहीं हो सकता। फिर मेंटेन द पोजीशन ऑफ मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स एंड प्रोवाइड इंट्रासेल्युलर सपोर्ट, नहीं। फिर प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ अ सेल, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट यही फंक्शन करता है, क्या करता है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोई छोटे ऑप्शन से। अब नेक्स्ट देखते हैं, सिंस ए का 3, तो ए का 3 हमको 2 जगह देखने को मिला, इसलिए हम इसको इजीली एलिमिनेट अभी नहीं कर सकते, हमको किसी एक और ऑप्शन के पास जाना पड़ेगा। अब देखते हैं पहले शॉर्ट ऑप्शन से। सबसे पहले एक्टिन, ये पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल सरफेस एंड नेसेसरी फॉर सेल लोकोमोशन। सेल के लोकोमोशन में कौन इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका रोल होता है किसका, एक्टिन फिलामेंट का। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि माइक्रोफिलामेंट जिसको हम एक्टिन फिलामेंट भी बोलते हैं, उसका रोल किसमें होता है, सेल का लोकोमोशन करवाने में हेल्प करता है। तो सी का ऑप्शन हो गया 1, सी का ऑप्शन अभी भी हमारे पास 2 जगह दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, तो अब इसका ऑप्शन क्या होगा, ये, क्योंकि यहाँ पे बी का क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, और सी का भी क्या दिया है, 1 दिया है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी का 2, यानी माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं, पोजीशन मेंटेन करते हैं मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स की एंड प्रोवाइड इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। और ये चीज अभी हमने देखी है लास्ट स्लाइड में। ये देखिए, अभी हमने यहाँ पे ये देखा कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है, मूवमेंट करवाता है, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट करवाता है ऑर्गेनल्स का। फिर हमने इसमें देखा माइक्रोफिलामेंट में कि सेल का लोकोमोशन करवाता है, और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इस एकमात्र स्लाइड के फंक्शन से ही हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जो कि 4 नंबर का आता है। अब हमने साइटोस्केलेटन के फंक्शंस देख लिए, साइटोस्केलेटन की डेफिनेशन क्या होती है ये देख ली, इसके जो 3 कंपोजिशन थे जिनसे मिलके बना था एक्टिन माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट, इनका एक ओवरव्यू हम देख चुके हैं। अब हम यहाँ पे आज की क्लास में माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन माइक्रोफिलामेंट को स्पेसिफिकली डील करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्टिन माइक्रोफिलामेंट से। तो एक्टिन माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो एक्टिन माइक्रोफिलामेंट का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज देखते हैं सबसे पहले हम। एक्टिन माइक्रोफिलामेंट कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और ये इनका डायामीटर कितना होता है, 7 नैनोमीटर। ये अभी हमने प्रीवियसली भी देखा कि इसका नैनोमीटर कितना होता है, इसका डायामीटर कितना होता है, 7 नैनोमीटर का डायामीटर होता है। और ये किस फॉर्म में होते हैं, हेलिकल पॉलीमर्स के फॉर्म में, एफ एक्टिन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से हेलिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक होती है एक एफ एक्टिन की चेन, इस तरीके से 2 एफ एक्टिन की चेन से मिलके बना हुआ होता है कौन, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट। इसलिए कहा गया है कि ये कैसे है, हेलिकल पॉलीमर्स हैं, असेंबल्ड फ्रॉम ग्लोब्यूलर जी एक्टिन मोनोमर्स। यहाँ पे इनके मोनोमर्स कौन से हैं, जी एक्टिन जब कंबाइन हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, एफ एक्टिन का। तो जी से क्या बनता है, हमेशा एफ एक्टिन बनता है, और ये एफ एक्टिन क्या है, इस तरीके से हेलिक्स के फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। अब मोनोमर की बात करें, मोनोमर कौन होता है इसका, जी एक्टिन विच पॉलीमराइज इनटू एफ एक्टिन। मोनोमर है तो इसका क्या होगा, पॉलीमर बनेगा, और ये पॉलीमराइज होके जी एक्टिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एफ एक्टिन, या जिसको क्या बोला जाता है, फिलामेंटस एक्टिन, और जी एक्टिन को बोला जाता है ग्लोब्यूलर एक्टिन। पॉलीमर क्या हो गया इसका, एफ एक्टिन,
two parallel F actin strand twist together, repeating every 37 nanometer to form a helix. यहाँ पे दो पैरेलल F actin ये क्या हो जाते हैं, ट्विस्ट टुगेदर हो जाते हैं, और जब ट्विस्ट हो जाते हैं तो इस तरीके से एक हेलिकल स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। पॉलीमराइजेशन की बात करें कि पॉलीमराइजेशन किस तरीके से होता है, जी एक्टिन से एफ एक्टिन में पॉलीमराइज होता है, ऑकर्स वाया 3 फेजेस। जो पॉलीमराइजेशन होता है जी एक्टिन कैसे एफ एक्टिन में बदलता है, ये 3 फेजेस में हमको देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है, ये 3 फेजेस में देखने को मिलता है। पहली फेज होती है आपकी न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन में क्या होता है, फॉर्मिंग अ स्मॉल स्टेबल एग्रीगेट, छोटा सा एग्रीगेट बनता है। फिर इलोंगेशन, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये तीनों प्रोसीजर चल रही है विद डायग्राम। इलोंगेशन सेकंड प्रोसीजर, सेकंड फेज आता है इलोंगेशन का। इलोंगेशन में क्या होती है, रैपिड ग्रोथ होती है ताकि जो एक्टिन फिलामेंट है वो इलोंगेट हो यानी बड़ा हो। फिर स्टीडी स्टेट यानी स्टेशनरी फेज, जहां पे ना तो ग्रोथ हो रही है ना ही क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो स्टीडी स्टेट कहलाती है। सैचुरेशन स्टेट, एक्सचेंज ऑफ सब यूनिट्स विदाउट नेट लेंथ चेंज, यहाँ पे लेंथ जो है वो चेंज नहीं होती है, स्टीडी स्टेट पे आ जाती है। तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन जो जी एक्टिन से एफ एक्टिन में होता है वो किस के थ्रू होता है, तीन फेजेस, एक न्यूक्लिएशन की, सेकंड होती है इलोंगेशन की, और थर्ड होती है स्टीडी स्टेट। अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये कैसी क्या शो करता है, पोलैरिटी शो करता है। पोलैरिटी, माइक्रोफिलामेंट्स हैव प्लस एंड होता है इसके पास। मैंने बताया कि जब पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन होने के बाद चेन बनती है, और इस तरीके से एक साइड होता है नेगेटिव एंड, एक साइड होता है पॉजिटिव एंड। प्लस एंड जो होता है उसको क्या बोला जाता है, बार्ब्ड एंड बोला जाता है, एंड माइनस एंड जो होता है उसको पॉइंटेड एंड बोला जाता है। वेयर सब यूनिट एडिशन इज फास्टर एट द प्लस एंड, और ये देखने को मिलता है, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि जो प्लस एंड है वहां पर हमको पॉलीमराइजेशन है वो ज्यादा स्पीड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ट्रेडमिलिंग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी ट्रेडमिलिंग। ट्रेडमिलिंग क्या कहलाता है, जैसे कि ट्रेडमिल पे क्या होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस चलती रहती है, तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन भी होता जाएगा और डीपॉलीमराइजेशन भी होता जाता है, उसे बोला जाता है ट्रेडमिलिंग। अ डायनेमिक प्रोसेस वेयर नेट एडिशन एट द प्लस एंड इक्वल्स टू द रेट ऑफ डिसअसेंबली एट द माइनस एंड, यानी पॉजिटिव एंड पे, प्लस एंड पे क्या होने लगता है, एडिशन चलता रहता है, और नेगेटिव एंड पे डिसअसेंबली होने लगती है। तो यहाँ पे जो नेट एडिशन है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो इस तरीके से हमने एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स में स्ट्रक्चर पढ़ा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। जी एक्टिन उसका मोनोमर कहलाता है, फिर वो एफ एक्टिन में कन्वर्ट होता है, एफ एक्टिन में कन्वर्ट होता है किसके थ्रू, पॉलीमराइजेशन की प्रोसीजर के थ्रू, और पॉलीमराइजेशन 3 फेजेस में होता है। और उसमें फिर पोलैरिटी हमने देखी कि इसमें पोलैरिटी की प्रॉपर्टी होती है, दो पोल्स देखने को मिलेंगे, एक पॉजिटिव एंड होता है जिसको बार्ब्ड एंड बोला जाता है, और एक नेगेटिव एंड होता है जिसको पॉइंटेड एंड बोला जाता है। पॉजिटिव एंड पे जो पॉलीमराइजेशन है वो फास्ट होता है, जल्दी जल्दी होता है, और ये एक और प्रॉपर्टी शो करता है जिसको बोलते हैं ट्रेडमिलिंग, जहां पे पॉजिटिव एंड पे तो पॉलीमराइजेशन होता जाएगा बट डीपॉलीमराइजेशन भी होता जाएगा, कौन से एंड से, नेगेटिव एंड से। अब हम बात करते हैं, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये जो है ये क्या है, जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स है, और ये एटीपी बाउंड है। जी एक्टिन किस फॉर्म में बाउंड है, ये एटीपी के फॉर्म में बाउंड है, और ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है फिलामेंट का, जिसको हम एफ एक्टिन बोलते हैं। और नेगेटिव एंड पे क्या देखने को मिलता है, एडीपी बाउंड एक्टिन हो जाता है। जो एक्टिन है वो किस फॉर्म में होता है, एडीपी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिर ये अभी मैंने बताया कि पोलैरिटी होती है, जो प्लस एंड होता है उसको क्या बोला जाता है, बार्ब्ड एंड, और वो कुछ इस तरीके से दिखता है। जो ये है ये कैसा एंड कहलाता है, बार्ब्ड एंड, और ये जो है एक्टिन मॉलिक्यूल का ये क्या कहलाता है, पॉइंटेड एंड, और ये कौन सा एंड है इसका, नेगेटिव एंड, और ये एंड कहलाता है इसका पॉजिटिव एंड। इस तरीके से एक्टिन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट के फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले
Actin microfilaments form a dense network just beneath the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे ही क्या होते हैं, नेटवर्क बना के रखते हैं एक्टिन माइक्रोफिलामेंट. दिस provides mechanical strength and maintains the overall shape of the cell. सेल का शेप मेंटेन करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कैसे? ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके जस्ट बीनीथ जो ये है माइक्रो एक्टिन माइक्रोफिलामेंट वो प्रेजेंट होते हैं और सेल का शेप बना के रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं. फिर नेक्स्ट इनका आता है फंक्शन अमीबॉइड मूवमेंट करवाना. ये अमीबॉइड मूवमेंट करवाते हैं कैसे? माइक्रोफिलामेंट्स ड्राइव सेल क्रॉलिंग बाय रैपिडली असेंबलिंग पॉलीमराइजेशन एट सेल्स लीडिंग एज. ये क्या करवाते हैं? सेल का जो लीडिंग एज होता है वहां पे पॉलीमराइजेशन करवा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, एक एक्सटेंशन बन जाता है. और ये एक्सटेंशन क्या कहलाता है? लैमिलोपोडिया, जो कि शीट लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होगा, या फिलोपोडिया जिसको किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. तो ये पॉलीमराइजेशन करवा के इस तरीके से एक्सटेंशन क्रिएट करवा देते हैं. और ये एक्सटेंशन किसकी तरह एक्ट करता है? लैमिलोपोडिया या फिलोपोडिया की तरफ. लैमिलोपोडिया शीट लाइक स्ट्रक्चर होगा और फिलोपोडिया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा. और ये क्या करते हैं? सेल को आगे की तरफ खींचते हैं. इस तरीके से हमने बोला कि ये जो माइक्रोफिलामेंट है वो क्या करवाता है? अमीबॉइड मूवमेंट करवाता है. फिर नेक्स्ट फंक्शन इसका आता है सेल का मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाना. मसल का कॉन्ट्रैक्शन में एक्टिन सर्व्स एज प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट. एक्टिन एक बहुत ही प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट कहलाता है. It interacts with myosin, the motor protein, to create the actin-myosin motor system responsible for muscle fiber shortening. Muscle fiber की shortening में ये हम एनिमल फिजियोलॉजी में भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरीके से मसल का कॉन्ट्रैक्शन का पूरा मैकेनिज्म चलता है, कैसे एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से जुड़ते हैं और किस तरीके से सेल की शॉर्टनिंग होती है, कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है. इसमें एक्टिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. मसल का कॉन्ट्रैक्शन किसके थ्रू होता है? एक्टिन मायोसिन मोटर के थ्रू होता है. अब नेक्स्ट इसका फंक्शन है साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? साइटो मीन्स सेल और काइनेसिस मीन्स डिविजन, यानी सेल डिविजन में. सेल डिविजन कहाँ देखने को मिलता है हमको? माइटोसिस में देखने को मिलता है ना. फिर एम फेज में देखने को मिलता है. ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल का डिवीजन होना होता है उस टाइम पे एक्टिन एंड मायोसिन फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग. एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होता है. जब साइटोकाइनेसिस होता है उसके पहले क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होता है. और ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग कौन बनाता है? एक्टिन और मायोसिन. ये दोनों मिलके क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन करते हैं. ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है टू पिच द पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल. इस तरीके से हमने देखा भी है कि इस तरीके से क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होता है. जब ये ये बहुत ज्यादा पिंच कर देती है तो इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं? दो सेल में, एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है और साइटोकाइनेसिस हमको देखने को मिलता है. इससे इवेंचुअली हमको दो सेल्स ऐसे देखने को मिलते हैं. तो ये जो पिंचिंग का काम है, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन है, ये कौन करवाता है? एक्टिन और मायोसिन करवाता है. फिर माइक्रोविलाई. Actin filament act as stable structural core for microvilli. These finger-like projections are on epithelial cells like those in the gut increase surface area for absorption. ये क्या करते हैं? ये माइक्रोविलाई का भी स्ट्रक्चर, स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं. और ये माइक्रोविलाई क्या करते हैं? इंटेस्टाइन में एब्सॉर्प्शन का काम करवाते हैं. तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से माइक्रोफिलामेंट्स के रोल होते हैं. पहला रोल क्या होता है कि ये डेंस नेटवर्क बनाता है, सेल का शेप मेंटेन करता है. दूसरा फंक्शन हमने देखा कि ये अमीबॉइड मूवमेंट करवाता है पॉलीमराइजेशन करवा के. फिर तीसरा हमने देखा कि एक्टिन और मायोसिन मोटर के थ्रू हम क्या देखते हैं? मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है. और एक्टिन और मायोसिन एक और रोल प्ले करता है, और वो रोल प्ले करता है किसमें? साइटोकाइनेसिस में, जब कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन करवा के. और ये माइक्रोविलाई का स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने में भी किसका रोल होता है? माइक्रोफिलामेंट का. तो माइक्रोफिलामेंट के हमने इस तरीके से फंक्शंस देखे. अब हमने इसके फंक्शंस देख लिए. इसका स्ट्रक्चर, माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट का हमने स्ट्रक्चर देख लिया. किस तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं वो देख ली. इसके फंक्शंस देख लिए कि माइक्रोफिलामेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं.
देखेंगे इन इससे रिलेटेड थोड़ा डेप्थ में। हमने जी एक्टिन के बारे में देखा, एफ एक्टिन के बारे में देखा और किस तरीके से पॉलीमराइजेशन होता है, ये सारी प्रोसीजर अब हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी एक्टिन। जी एक्टिन क्या था? माइक्रोफिलामेंट में एक मोनोमेरिक फॉर्म था। जी बोले तो ग्लोबुलर। जी एक्टिन मोनोमेरिक है, स्फेरिकल फॉर्म है एक्टिन का। इट इज सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन दैट सर्व्स एज बिल्डिंग ब्लॉक फॉर माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट के लिए नींव की तरह काम करता है। जैसे कि एक मकान बनाना हो तो ईंट नींव की तरह काम करती है, ऐसे ही अगर हमको माइक्रोफिलामेंट बनाना है तो यहाँ पे ईंट की तरह कौन काम करता है, ब्रिक की तरह कौन काम करता है? जी एक्टिन या फिर ग्लोबुलर एक्टिन। उसके बाद बात करते हैं जी एक्टिन इज हाईली अनस्टेबल ऑन इट्स ओन विथआउट अ बाउंड न्यूक्लियोटाइड। और जो जी एक्टिन है, अगर बिना किसी एटीपी या जीटीपी के एटीपी के है तो ये क्या होता है? एक बहुत ही अनस्टेबल फॉर्म में होता है और बहुत जल्दी क्या हो जाता है? डी नेचर हो जाता है। तो इसको किसकी जरूरत पड़ती है? एटीपी की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा? डी नेचर हो जाता है बहुत जल्दी। फिर addition of cations magnesium, potassium, sodium to solution of G actin will induce the polymerization of G actin into F actin filaments। और polymerization में किसका रोल होता है? ये सारे जो cations हैं ये किस में हेल्प करते हैं? पॉलीमराइजेशन करवाने में हेल्प करते हैं। जी एक्टिन को एफ एक्टिन में बदलने में, पॉलीमराइजेशन करवाने में किसका रोल है? इन कैटायंस का रोल है। और डी नेचर होने से कौन बचाता है इसको? एटीपी। फिर बात करते हैं किसकी? एफ एक्टिन। अब जी एक्टिन है, जी एक्टिन से क्या बनता है? एफ एक्टिन। एफ एक्टिन की बात करें तो एफ एक्टिन को क्या बोला जाता है? फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एक्टिन। फिलामेंट के फॉर्म में है, क्रिएटेड थ्रू द पॉलीमराइजेशन ऑफ जी एक्टिन या ग्लोबुलर एक्टिन सब यूनिट्स। जब बहुत सारे जी एक्टिन मिलते हैं, हमने प्रीवियस डायग्राम में भी देखा कि बहुत सारे जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना देते हैं? एफ एक्टिन की इस तरीके से चेन बना देते हैं। फिर स्ट्रक्चर की बात करें इसके तो इट कंसिस्ट ऑफ लीनियर चेन ऑफ जी एक्टिन सब यूनिट्स दैट रिवर्सिबली असेंबल इनटू टू हेलिक्स ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। और इस तरीके से क्या होता है? ये हेलिक्स के फॉर्म में चेन देखने को मिलती है। रिपीटिंग यूनिट की बात करें, वन फुल रिपीटिंग यूनिट ऑफ फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ 28 सब यूनिट्स विद 14 सब यूनिट्स इन ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड्स। यहाँ पर ये जो दोनों एक्टिन मॉलिक्यूल है, जो दोनों एफ एक्टिन की चेन है, ये भी एक एफ एक्टिन की चेन है और ये भी एक एफ एक्टिन की ही चेन है। एक चेन में हमको 14 सब यूनिट्स देखने को मिलती है जी एक्टिन की, और जो दूसरा है उसमें भी 14 देखने को मिलती है। यानी एक एफ एक्टिन की जो पूरी चेन है उसमें 28 जी एक्टिन के मोनोमर्स हमको देखने को मिलते हैं। एक में 14 और दूसरी चेन में भी 14। तो इस तरीके से टोटल 28 हमको जी एक्टिन सब यूनिट्स देखने को मिलेंगे एक एफ एक्टिन की चेन में। अब पोलैरिटी की बात करते हैं तो एफ एक्टिन एग्जिबिट्स बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पोलैरिटी, मीनिंग इट्स टू एंड्स आर डिफरेंट। यहाँ पे हमने देखा कि पॉजिटिव एंड, पहले भी हमने पढ़ा कि पॉजिटिव एंड कैसा कहलाता है? बार्ब्ड एंड कहलाता है, और जो नेगेटिव एंड है वो पॉइंटेड एंड कहलाता है। नेगेटिव एंड की बात करें जहाँ पे एटीपी बाइंडिंग क्लेफ्ट हमको देखने को मिलती है वो नेगेटिव एंड कहलाता है, और उसका अपोजिट पॉजिटिव एंड कहलाता है, जहाँ पे ये फास्ट ग्रोइंग एंड कहलाता है, जहाँ पे पॉलीमराइजेशन ज्यादा हमको देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पर जी एक्टिन और एफ एक्टिन के बारे में पढ़ा। जी एक्टिन किस तरीके से ग्लोबुलर फॉर्म में होता है और ये किस पे डी नेचर होने से इसको एटीपी बचाता है। एटीपी के साथ ये डी नेचर नहीं होता है क्विकली। सोडियम पोटेशियम ये जो कैटायंस है ये पॉलीमराइजेशन को फास्टन अप करते हैं। और एफ एक्टिन जो है वो फिलामेंट के फॉर्म में रहता है। एक सब यूनिट एक चेन जो है एफ एक्टिन की उसमें 14 सब यूनिट्स प्रेजेंट रहता है, और टोटल दोनों चेन जब ट्विस्टेड फॉर्म में हेलिकल फॉर्म में होती है तो टोटल 28 सब यूनिट्स हमको देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एफ फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट एंड्स की। इसमें हमने देखे पोलैरिटी होती है, दो एंड्स होते हैं। अब इन दो एंड्स के बारे में हम देखते हैं। प्लस एंड को बोला जाता है बार्ब्ड एंड। पॉलीमराइजेशन रेट यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा होगा, और एटीपी बाउंड एक्टिन एड्स प्रेफरेंशियली टू दिस एंड। जी एक्टिन दो कंफर्मेशन में हमको देखने को मिलता है। जी एक्टिन एक एटीपी बाउंड स्टेट में होता है, और एक जब इस एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो वो एडीपी फॉर्म में
देखने को मिलेगा, एक यानी पीआई यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो ये जी एक्टिन दो स्टेट्स में हमको देखने को मिलता है। ये स्टेट जी एक्टिन एटीपी बाउंड स्टेट में किस फॉर्म में कहाँ देखने को मिलेगा? पॉजिटिव एंड पे, प्लस एंड पे हमको जी एक्टिन एटीपी बाउंड देखने को मिलेगा। और यहाँ पे प्लस एंड की बात करें तो यहाँ पे डीपॉलीमराइजेशन, सिंस यहाँ पे पॉलीमराइजेशन ज्यादा हो रहा है तो डीपॉलीमराइजेशन क्या होगा? यहाँ पे कम होगा। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इसकी तो फंक्शंस एज द मेन साइट फॉर रैपिड फिलामेंट इलोंगेशन ऑफन रेफर्ड एज कैप्ड विद एटीपी एक्टिन सब यूनिट्स। सिंस ये जो पॉजिटिव एंड है यहाँ पर पॉलीमराइजेशन बहुत फास्ट होता है, यहीं पे क्या होता है? पॉलीमराइजेशन ज्यादा देखने को मिलता है। तो पॉलीमराइजेशन ज्यादा होगा तो इलोंगेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारे एक्टिन मॉलिक्यूल इस प्लस एंड पे क्या होते जाएंगे? ऐड होते जाएंगे। फिर माइनस एंड की बात करें तो माइनस एंड क्या कहलाता है? पॉइंटेड एंड कहलाता है। पॉइंटेड एंड है, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन का जो रेट है वो हमको क्या देखने को मिलता है? कि लो है। और जो डीपॉलीमराइजेशन है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। एटीपी बाउंड, अब मैंने बताया था कि जी एक्टिन दो फॉर्म में हमको देखने को मिलेंगे, एक होता है एटीपी बाउंड फॉर्म और दूसरा जब इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो वो हो जाता है किसमें? एडीपी फॉर्म में। और ये जो एडीपी फॉर्म है ये किस जगह देखने को मिलेगा? नेगेटिव एंड पे। और पॉजिटिव एंड पे एटीपी बाउंड फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। तो एडीपी बाउंड जी एक्टिन मोनोमर्स टेंड टू डिसोशिएट फ्रॉम दिस एंड। यहाँ पर क्या हो जाता है? डीपॉलीमराइजेशन, यानी जी एक्टिन नेगेटिव एंड से सबसे ज्यादा क्या होता है? उनका रिमूवल होता है। फिर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिलामेंट की डिसअसेंबली। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो नेगेटिव एंड है वहां से क्या होता है? डीपॉलीमराइजेशन ज्यादा होता है। डीपॉलीमराइजेशन रेट यहाँ पे क्या होता है? हाई होता है। और यहाँ पे पॉलीमराइजेशन का रेट ज्यादा होता है। ये दो चीजें हैं कि पॉजिटिव एंड पे क्या होता है? पॉलीमराइजेशन, और नेगेटिव एंड पे डीपॉलीमराइजेशन। डीपॉलीमराइजेशन होगा यानी पॉलीमर वापस किस में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा? मोनोमर में। तो यहाँ पे डीपॉलीमराइजेशन के कारण क्या होगा? जो एफ एक्टिन का जो फिलामेंट बना है वो क्या हो जाएगा? डिसअसेंबल होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है? उसके जो पॉलीमर्स हैं वो उनका डिसअसेंबली हो रही है। तो यहाँ पे ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? डिसअसेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर हमने दो जो एंड्स होते हैं, जो पोलैरिटी गेन होती है एफ एक्टिन फिलामेंट में, उसमें दो एंड्स होते हैं। ये हमने देख लिया कि पॉजिटिव एंड को क्या बोला जाता है? बार्ब्ड एंड बोला जाता है। यहाँ पर पॉलीमराइजेशन ज्यादा देखने को मिलेगा और एटीपी बाउंड एक्टिन प्रेजेंट होता है यहाँ पे। नेगेटिव एंड जो होता है वो पॉइंटेड एंड कहलाता है। यहाँ पे डीपॉलीमराइजेशन ज्यादा होता है और यहाँ पे जो जी एक्टिन है वो एडीपी बाउंड फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिन का पॉलीमराइजेशन। अभी हमने पढ़ा था कि जो जी एक्टिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एफ एक्टिन में। और उसमें तीन फेजेस चलते हैं जिसके थ्रू क्या हो जाता है? जी एक्टिन एफ एक्टिन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे एक्टिन का पॉलीमराइजेशन तीन फेजेस में होता है। ये अभी हमने एक ओवरव्यू के फॉर्म में लास्ट स्लाइड्स में देखा है। ये तीन फेजेस में होता है। सबसे पहली फेज कहलाती है न्यूक्लिएशन फेज। न्यूक्लिएशन फेज को क्या बोला जाता है? लैग पीरियड भी बोला जाता है। जैसे लैग पीरियड यानी आपने पढ़ा होगा लैग, लॉग और स्टेशनरी फेजेस होते हैं। लैग फेज कहा जाता है लॉन्ग फेज होता है। यहाँ पे सेल क्या करती है? इलोंगेशन के पहले की फेज होती है। फिर जी एक्टिन सब यूनिट्स कंबाइन इनटू ओलिगोमर ऑफ 2 और 3 सब यूनिट्स। यहाँ पे जो जी एक्टिन होता है वो 2 या 3 सब यूनिट्स इस तरीके से क्या हो जाती है? जी एक्टिन की जब इकट्ठी हो जाती है और जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीड की तरह एक्ट करता है या फिर न्यूक्लियस की तरह एक्ट करता है। सीड यानी जैसे कि एक पौधा लगाना हो तो हमको बीज की जरूरत पड़ती है, और बीज जब आप मिट्टी में रोपेंगे तब जाके क्या होता है? एक पौधा बनता है। ऐसे ही जब ये इस तरीके से जो न्यूक्लियस या फिर सीड, यहाँ पे जो 3 जी एक्टिन के मोनोमर्स हैं जब कंबाइन हो रहे हैं तो वो न्यूक्लियस की तरह या सीड की तरह एक्ट कर रहे हैं, और ये सीड क्या करेगा? आगे जाके इलोंगेशन करवाएगा और एफ एक्टिन बनाने में मदद करेगा। फिर
इलोंगेशन फेज की बात करते हैं। इलोंगेशन वर्ड से समझ आता है कि इलोंगेशन में क्या हो रहा है, बहुत सारे मोनोमर्स ऐड हो रहे हैं और क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। तो इलोंगेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चेन को लंबा कर रहे हैं। चेन को लंबा हम किस तरीके से करेंगे, और ज्यादा जी एक्टिन के मोनोमर्स को ऐड करके। सबसे पहले, द शॉर्ट ओलिगोमर रैपिडली इंक्रीजेस इन लेंथ बाय द एडिशन ऑफ एक्टिन मोनोमर्स टू बोथ ऑफ इट्स एंड। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि इलोंगेशन फेज में जो एक्टिन का एडिशन होगा, जो एक्टिन मोनोमर्स हैं, इनका एडिशन दोनों एंड्स पे होता है, पॉजिटिव एंड पे भी होगा और निगेटिव एंड पे भी एडिशन जब जी एक्टिन का होता है, तो ऐसी फेज क्या कहलाती है, इलोंगेशन फेज कहलाती है। As F actin filament grow, the concentration of G actin monomers decrease until equilibrium is reached. जैसे जैसे F actin का फिलामेंट, अब F हम क्या कर रहे हैं, G actin को दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, और जैसे ही G actin का F actin का फिलामेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी G actin कम होते जाएंगे। फिर जब कब तक कम होंगे, जब तक इक्विलिब्रियम ना बन जाए, यानी जितने जी एक्टिन है उतने ही एफ एक्टिन ना हो जाए, तब तक क्या होता है, एडिशन होता जाता है। फिर एक स्टीडी स्टेट आ जाती है। थर्ड फेज आती है कौन सी, स्टीडी स्टेट। स्टीडी, यहाँ पे क्या होता है, अब जो चेन बन गई है उस चेन को हमको क्या करना है, स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज कैसे होता है, polymerization and depolymerization occurs at both ends so that length of actin filament can be maintained। अब यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन का मतलब जी एक्टिन का एडिशन, और डीपॉलीमराइजेशन का मतलब जी एक्टिन का रिमूवल। यानी जी एक्टिन का एडिशन और जी एक्टिन का रिमूवल जब दोनों ही तरफ से होगा, पॉइंटेड एंड पे भी और बार्ब्ड एंड पे भी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड दोनों पे, तो जो स्टेट आती है वो स्टेट कहलाती है आपकी स्टीडी स्टेट। और इस तरीके से जो लेंथ है एक्टिन फिलामेंट की वो मेंटेन की जाती है। फिर बट देयर इज नो नेट चेंज इन द टोटल लेंथ ऑफ द फिलामेंट। यहाँ पे जो चेन की लेंथ है उसमें कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, और हमने बोला है कि दोनों ही एंड से क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन भी हो रहा है और डीपॉलीमराइजेशन भी हो रहा है, यानी जी एक्टिन ऐड भी होते जा रहे हैं और रिमूव भी होते जा रहे हैं। तो कोई चेन में कोई अंतर आएगा क्या, नहीं, जितने ऐड हुए उतने ही क्या हो गए, रिमूव होते गए। तो चेन की लेंथ कहीं से भी चेंज नहीं होती है। तो इस तरीके से हमको 3 फेजेस देखने को मिलते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं। ये देखिए, ये जी एक्टिन के क्या है, मोनोमर्स हैं, सिंगल सिंगल फॉर्म में मोनोमर्स देखने को मिलते हैं। न्यूक्लिएशन, पहली फेज कौन सी आती है, न्यूक्लिएशन की। न्यूक्लिएशन में क्या होता है, इस तरीके से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। अभी मैंने बताया कि जी एक्टिन के 2 या 3 जी एक्टिन जब इकट्ठे हो जाते हैं और ये क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियस या सीड बोल सकते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सिंस न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हमने इस फेज को क्या बोला, न्यूक्लिएशन फेज। न्यूक्लिएशन फेज में क्या होता है, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट फेज आती है कौन सी, इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन फेज में हमने देखा कि क्या होता है, दोनों तरफ से क्या होता है, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड दोनों ही तरफ से क्या होता है, एक्टिन का एडिशन होता है। यहाँ पर इलोंगेशन फेज में क्या चलता है, सिर्फ और सिर्फ एडिशन चलता है, ताकि चेन को क्या कर सके, हम इलोंगेट कर सके या लंबा कर सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों ही एंड पे क्या कर देंगे, जी एक्टिन का एडिशन करते रहेंगे। नेक्स्ट आता है, थर्ड फेज आती है अपनी कौन सी, स्टीडी स्टेट। स्टीडी स्टेट में क्या होता है, अब हमको क्या करना है, ये चेन की लेंथ हमने इतनी बड़ी कर ली, अब हमको इस चेन लेंथ को स्टेबलाइज करना है और आगे नहीं बढ़ने देना है, इतनी ही लेंथ चाहिए हमको। तब क्या किया जाता है, तब आती है थर्ड स्टेट जिसको हम बोलते हैं स्टीडी स्टेट। स्टीडी स्टेट में क्या होता है, नेगेटिव एंड और पॉजिटिव एंड दोनों ही एंड पे क्या होता है, एडिशन भी होगा और रिमूवल भी होगा, किसका, जी एक्टिन का, यानी पॉलीमराइजेशन भी होगा और डीपॉलीमराइजेशन भी होगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, एडिशन रिमूवल दोनों होगा। इलोंगेशन फेज में क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ एडिशन ही हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, एडिशन भी होगा और रिमूवल भी होगा। और ये चीज, ये दोनों ही प्रोसीजर कहाँ चलती है, दोनों ही एंड से चलती है, किसी भी एक एंड पे अभी स्पेसिफिक नहीं है। अब इसको हम जरा डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं, ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं। ये देखो, ये
यहाँ पर ये टाइम है। सबसे पहली ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, न्यूक्लिएशन फेज। न्यूक्लिएशन फेज में हमने सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ा था वो कौन सा कहलाता है, लैग फेज। यानी अभी क्या हुआ है, यहाँ पे अभी सिर्फ क्या बना है, न्यूक्लियस बना है, तो अभी टाइम लगेगा, लंबी चेन बनानी है, तो यहाँ पे ये देखो टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है। फिर इलोंगेशन, नेक्स्ट फेज कौन सा आता है, इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन फेज में क्या किया हमने, दोनों ही तरफ से क्या हो रहा था, एडिशन हो रहा था, किसका, जी एक्टिन का, तो एफ एक्टिन की चेन क्या हो जाएगी, जल्दी से बन जाएगी। तो ये कम टाइम पीरियड का होता है। फिर आता है स्टीडी स्टेट, जहां पे क्या हो रहा था, एडिशन भी हो रहा था और रिमूवल भी हो रहा था। अब चेन की लेंथ कैसी हो गई, एक साइज की हो गई। यहाँ पे ना तो चेन की लेंथ बढ़ेगी ना तो कम होगी, क्योंकि पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन दोनों ही हो रहा है, और कौन से, दोनों एंड से हो रहा है। तो इस तरीके से हमको ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है जब भी हम किसकी बात करते हैं, पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं। फिर अब एक और ग्राफ है। सपोज यहाँ पे कंडीशन, एक कंडीशन ऐड करी है कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, न्यूक्लियाई का एडिशन कर दिया है। यहाँ पे हमको न्यूक्लियस नहीं बनाना है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने बाहर से न्यूक्लियाई दे दी है। तो अब इतना टाइम लगेगा क्या, नहीं लगेगा। इतना जो टाइम पीरियड लग रहा था न्यूक्लियस बनने में, फिर न्यूक्लियस से, इस न्यूक्लियस से जाके और भी सारे एक्टिन्स ऐड हो रहे थे, फिर जाके इतनी बड़ी चेन बन रही थी, तो ये प्रोसीजर जो है, ये स्टेप क्या हो जाती है, स्किप हो जाती है। ये वाली कंडीशन भी है। तो अब स्किप हो जाएगी तो क्या होगा, इलोंगेशन, ऑलरेडी न्यूक्लियस है हमारे पास, फटाफट क्या कर देंगे हम, इलोंगेशन स्टार्ट कर देंगे। तो ये इलोंगेशन को बता रहा है। फिर ये जो, ये फिर यहाँ पे क्या आ जाती है, ये आ जाती है स्टेडी स्टेट, जहाँ पे एडिशन और रिमूवल दोनों होगा। तो हमने पॉलीमराइजेशन, जो एक्टिन का पॉलीमराइजेशन है, जी एक्टिन से एफ एक्टिन बनता है। और ये किस तरीके से बनता है, तीन फेजेस में। सबसे पहली कौन सी होती है, न्यूक्लिएशन फेज, जिसमें 2 या 3 जी एक्टिन मिल रहे हैं और न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी फेज आती है इलोंगेशन की, इलोंगेट करवाना है किसी भी इस चेन को हमको लंबा करवाना है, तो लंबा करवाने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे मोनोमर्स जो हैं जी एक्टिन के वो ऐड करते जाएंगे, और ऐड करेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ से ऐड करना है, पॉजिटिव एंड से भी और नेगेटिव एंड से भी हमको ऐड करना है। फिर ये एलोंगेशन में सिर्फ और सिर्फ किस, क्या चला है, एडिशन चला है। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेट कौन सी आती है, स्टेडी स्टेट, जहां पे एडिशन भी होगा और रिमूवल भी होगा, दोनों चीजें होती है। और ये दोनों ही एंड से ये प्रोसीजर चलती है, एडिशन की भी और रिमूवल की भी। तो इस तरीके से हमने पढ़ा किसके बारे में, कि एक्टिन का पॉलीमराइजेशन कैसे होता है। अब एक टर्म आती है क्रिटिकल कंसंट्रेशन की। क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या कहलाता है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन इज द कंसंट्रेशन एट विच जी एक्टिन मोनोमर्स आर इन इक्विलिब्रियम विथ एक्टिन फिलामेंट्स। ये जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, ये पॉलीमराइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऐसा कंसंट्रेशन कहलाता है जब आपका मोनोमर, जो जी एक्टिन के मोनोमर्स हैं, और ये जो फिलामेंट है, कैसे हो, इक्वल हो, इक्विलिब्रियम में हो, ऐसा कंसंट्रेशन क्या कहलाता है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। सपोज मैं बोलूं कि 200 है हमारे पास जी एक्टिन, जब जी एक्टिन मोनोमर फॉर्म में भी कितने हो, 100 हो, और फिलामेंट फॉर्म में भी क्या हो, एफ फॉर्म में भी क्या हो, 100 ही हो, तब जाके मैं क्या बोलूंगी कि ये कैसा है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन है। जब मोनोमर फॉर्म और फिलामेंट फॉर्म दोनों में ही क्या हो, इक्वल हो जी एक्टिन, तब क्या कहलाता है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। इसको बोला जाता है क्रिटिकल कंसंट्रेशन। फिर इसके इसके रिगार्डिंग हमको तीन कंडीशंस देखने को मिलती है। जैसे कि अगर जी एक्टिन, मैंने बोला कि जी एक्टिन कम है, किसके कंपैरिजन में, क्रिटिकल कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में, तो यहाँ हमको क्या देखने को मिलता है कि कोई भी पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जी एक्टिन क्या है, मोनोमर्स है, जब मोनोमर का ही कंसंट्रेशन कम होगा तो पॉलीमर कैसे बनेगा, इसलिए यहाँ पर पॉलीमराइजेशन हमको देखने को नहीं मिलेगा। फिर अगर जी एक्टिन ज्यादा हो गए, जी एक्टिन क्या है, मोनोमर है, मोनोमर ज्यादा है तो पॉलीमर डेफिनेटली बनेगा, तो यहाँ पर जी एक्टिन ज्यादा है तो पॉलीमराइजेशन होगा। फिर जी एक्टिन क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बराबर है, तो ये कौन सी स्टेट आ गई, स्टेडी स्टेट, क्योंकि स्टेडी स्टेट में भी इसी तरीके की कंडीशन हमको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, क्रिटिकल कंसंट्रेशन,
उसके बाद इसको एक ग्राफ से देखते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे मोनोमर जो है, मोनोमेरिक फॉर्म, ये जैसे क्रिटिकल कंसंट्रेशन होता है यहाँ पे मोनोमर और फिलामेंट का फॉर्म अब भी मैंने बताया कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। और इस तरीके से क्रिटिकल कंसंट्रेशन पे क्या हो जाता है, मोनोमर और फिलामेंट का फॉर्म हमको देखने को मिलता है। तो हमने क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बारे में देखा कि कैसे क्रिटिकल कंसंट्रेशन पॉलीमराइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन कहलाता है जब मोनोमर फॉर्म जी एक्टिन के और फिलामेंट फॉर्म दोनों ही क्या हो, इक्वल। और फिर हमने इसकी कंडीशन देखी कि कब हमको पॉलीमराइजेशन देखने को मिलेगा और कब हमको पॉलीमराइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब एक और टर्म आती है ट्रेडमिलिंग। ट्रेडमिलिंग अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी देखा कि ट्रेडमिलिंग क्या कहलाती है। जैसे कि ट्रेडमिलिंग कैसी होती है, एक साइक्लिक प्रोसीजर होती है। आप चलते हैं, आप खड़े वो रहते हैं और साइकिल क्या होती है उसमें चलती जाती है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, स्टेडी स्टेट में फ्री एटीपी जी एक्टिन विल बी इंटरमीडिएट बिटवीन। यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि जो जी एक्टिन है वो इंटरमीडिएट होता है किसके बीच में, पॉजिटिव एंड पे क्रिटिकल कंसंट्रेशन और नेगेटिव एंड पे क्रिटिकल कंसंट्रेशन के। सो द पॉजिटिव एंड विल ग्रो एंड द नेगेटिव एंड विल लूज सब यूनिट्स। यहाँ पे ट्रेडमिलिंग में क्या होता है, पॉजिटिव एंड पे पॉलीमराइजेशन होता है और नेगेटिव एंड पे क्या होता है, डीपॉलीमराइजेशन होता रहता है। फिर दिस फेनोमेना इज नोन एज ट्रेडमिलिंग, यानी पॉजिटिव एंड पे आपको क्या करना है, पॉलीमराइजेशन, और नेगेटिव एंड पे क्या करना है, डीपॉलीमराइजेशन। यानी यहाँ से ऐड करते जा रहे हो, यहाँ से रिमूव करते जा रहे हो, तो कोई नेट चेंज देखने को मिलेगा क्या, नहीं, यहाँ पर हमको कोई भी नेट चेंज देखने को नहीं मिलेगा। फिर द फेनोमेना इज नोन एज, इस फेनोमेना को क्या बोला जाता है, ट्रेडमिलिंग, बिकॉज पर्टिकुलर सब यूनिट्स अपीयर टू मूव। यहाँ पे सब यूनिट्स मूव करते तो दिख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे रिमूव हो रहा है, ठीक है। द ट्रेडमिलिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट इज पावर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। जैसे कि आपको अगर ट्रेडमिल पे चलना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की। ऐसे ही जो एफ एक्टिन है, जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं, उनको भी किसकी जरूरत पड़ती है, एटीपी के हाइड्रोलिसिस की। जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है तो इस तरीके से जो ट्रेडमिलिंग की प्रोसीजर है वो चलती है। फिर ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी एक्टिन अंडरगोज अ कन्फर्मेशनल चेंज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन रेट्स एट द टू एंड्स। और एटीपी का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन देखने को मिलता है दोनों एंड्स पे। फिर एक्टिन फिलामेंट ट्रेडमिलिंग इज एक्सेलरेटेड बाय प्रोफिलिन एंड कोफिलिन। अभी हम आगे पार्ट 2 में इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोफिलिन क्या है और कोफिलिन क्या है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक्टिन फिलामेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में कि किस तरीके से प्रोफिलिन और कोफिलिन ये दोनों एटीपी और एडीपी के थ्रू कैसे पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है या ट्रेडमिलिंग में हेल्प करता है। अब इसको एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये प्लस एंड है, यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव एंड। ट्रेडमिलिंग में क्या होता है कि पॉजिटिव एंड पे क्या देखने को मिलता है कि आप क्या कर रहे हो, एडिशन भी करते जा रहे हो और यहाँ पे रिमूवल भी होता जा रहा है। तो ये क्या चल रही है, एक से प्रोसीजर चलती जा रही है। यहाँ पे ये देखो, जो एक्टिन है वो किस फॉर्म में है, जीटीपी, ये एटीपी के फॉर्म में। ये हमने पहले भी देखा है कि प्लस एंड पे जो जी एक्टिन है वो किस फॉर्म में रहता है, एटीपी बाउंड फॉर्म में रहता है, और नेगेटिव एंड पे किस फॉर्म में रहता है, एडीपी बाउंड फॉर्म में रहता है। अब यहाँ पे जो एटीपी से जीटीपी ये हाइड्रोलिसिस हुआ, हाइड्रोलिसिस के थ्रू हमने बोला था कि एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है तभी क्या, कौन सी प्रोसीजर चलती है, ट्रेडमिलिंग की प्रोसीजर चलती है। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है एटीपी का। फिर यहाँ पे ये एटीपी, ये जी एक्टिन को एडीपी से एटीपी में वापस कन्वर्जन करने के लिए यहाँ पे रोल आता है किसका, प्रोफिलिन एंड कोफिलिन का। और इसके लिए हम पढ़ेंगे इसको आगे नेक्स्ट पार्ट। फिर ये जो के ऑन है और जो के ऑफ है, के ऑन काइनेटिक्स को बता रहा है, रेट को बता रहा है। ऑन बोले तो पॉलीमराइजेशन और ऑफ बोले तो डीपॉलीमराइजेशन। ऑफ का मतलब यहाँ पे डीपॉलीमराइजेशन से है। अब यहाँ पे क्या दिया है, रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन, के ऑन मतलब रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन, प्लस बोले तो
पॉजिटिव एंड पे पॉलीमराइजेशन कितना हो रहा है, और नेगेटिव बोले तो नेगेटिव एंड पे पॉलीमराइजेशन कितना हो रहा है। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही ये ऑफ यानी डीपॉलीमराइजेशन, पॉजिटिव एंड पे डीपॉलीमराइजेशन कितना हो रहा है, और नेगेटिव एंड पे डीपॉलीमराइजेशन कितना हो रहा है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, साइटोचेलिसिन और फेलॉइडिन, ये क्या कहलाते हैं? साइटोचेलिसिन इनहिबिटर कहलाता है, इनहिबिट करता है किसको? पॉलीमराइजेशन। अब ये जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसीजर हो रही है, यहाँ पे इनहिबिट करने का काम कौन करता है? साइटोचेलिसिन करता है। और ये जो फेलॉइडिन है ये इनहिबिट करता है किसको? डीपॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन। यानी एडिशन कौन नहीं होने देगा? साइटोचेलिसिन नहीं होने देगा। और रिमूवल कौन नहीं होने देगा? वो है फेलॉइडिन। अब आज की क्लास के लिए था। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, इसके आगे का हमको पढ़ने के लिए आप नेक्स्ट ट्यून्ड रहिए इस वीडियो के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जैसे ही इसका सेकंड पार्ट आए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स हम नेक्स्ट पार्ट में इसके पढ़ेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।